रात के 2:30 बजे पूरा घर सोया हुआ होता है, लेकिन संजना की आंखों में नींद का नामो निशान होता ही नहीं। बाहर ठंडी हवा ऐसे चल रही होती है जैसे जानबूझकर घर की दीवारों से टकरा टकरा कर अंदर घुस रही हो। खिड़की के पास से ठंड सीटी की तरह आवाज कर रही होती है और संजना रजाई में पूरी तरह घुसी हुई होती है। हे भगवान, ये कैसी ठंड है! ना पूरी ओढ़ो तो चैन, ना हटाओ तो चैन। नींद भी अब सोच समझ कर आती है क्या? नहीं नहीं संजना, अभी सोना नहीं है। विहान के जाने के बाद आराम से सो जाना। तभी विहान जल्दी से तैयार होकर आता है। इतनी ठंड में भी जाना जरूरी है क्या? हर रात तुम यूं ही निकल जाते हो और पूरी रात ये ठंड और ये सन्नाटा सब मुझे काटने को दौड़ता है। ऊपर से बार बार दरवाजा खोलो और जल्दी उठो। अब नाइट शिफ्ट है संजना। मैं भी ठंड में मजे करने नहीं जा रहा। और अगर मैं घर में ही बैठ गया तो ये घर कौन चलाएगा? तुम्हें कम से कम नींद तो मिलती है, लेकिन मुझे तो रात भर यही लगता है कि कहीं दरवाजा खुला रह गया हो, तो कहीं पानी जम गया हो, कहीं सांस फूट ना जाए। और तुम भी इतने लेट हो जाते हो और तब तक मुझे जगे रहना पड़ता है। सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। ठंड में जितनी नींद मिल जाए उतनी कम लगती है और मेरी नींद पूरी हो ही नहीं रही। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ठंड दिमाग में घुस गई है तुम्हारे। अरे अब ठंड की वजह से कोई काम छोड़कर घर में बैठेगा क्या? अरे जब ठंड हाथों में सुई की तरह चुभ रही हो तब मैं क्या करूं? सोचना बंद कर दूं क्या? अच्छा बाबा ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूं ना, तो तुम आराम से सो जाना। अब चलो, पहले दरवाजा बंद कर लो। विहान दरवाजा खोलता है और बाहर की बर्फीली हवा से संजना कांपने लगती है। हाय राम, सत्यानाश हो इस खून जमाने वाली ठंड का। बस जल्दी से यह दरवाजा बंद कर देती हूँ, वरना ठंड सीधे अंदर आ जाएगी। फिर दरवाजा बंद करके संजना आराम से सो जाती है और सुबह के 6 बजे ही संजना की सास उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। अरे संजना बहू, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। माँ जी, थोड़ी देर बाद में बना देती हूँ ना, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। प्लीज थोड़ा और सोने दीजिए ना। अपनी इस बेचारी बहू पर थोड़ा तो रहम कीजिए। अरे क्या तू भी बहू, सुबह हो गई है, थोड़ी तो फुर्ती दिखा। और तू एक ही नहीं है जिसे इतनी ठंड लगती है, सबको ठंड लगती है। चल, पानी भी गर्म हो गया है, जाकर नहा ले पहले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्लीज माँ जी। देख बहू, मुझे ऐसे फालतू में बहस करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अरे काम तो करना ही है ना, तो अभी कर या बाद में कर, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब चल, जल्दी से उठ जा। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है और संजना कांपते हुए अपने कंबल से बाहर निकलती है। जाओ तो कहाँ जाओ? नींद के लिए भी अब घर बदलना पड़ेगा क्या? जैसे तैसे संजना उठ जाती है। 10 बज जाते हैं, लेकिन धूप अभी तक आई नहीं होती है और रसोई में तो ठंड और भी ज्यादा होती है। नल से गिरता पानी बर्फ जैसा होता है और संजना जैसे ही हाथ डालती है वो तुरंत बाहर निकाल लेती है। हे भगवान, मेरे हाथ तो सीधे सुन पड़ गए हैं। पानी है या बर्फ की सिली? तभी वहां पर कमला आती है और संजना को सुस्ती में काम करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इतना क्या नाटक कर रही है? पानी ही तो है। क्या अब भी माँ जी, रात भर मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई, ऊपर से ये ठंडा पानी। नींद? अरे शादी के बाद नींद आराम से नहीं आती, आदत डाल लो। और वैसे भी घर में इतना काम होता है, तो जल्दी से वो सारे काम खत्म करो और फिर आराम से सो जाना। थोड़ी ना तुझे कोई रोक रहा है। आदत, हर बात की आदत। ठंड की आदत, तानों की आदत, बिना नींद की आदत। और काम खत्म ही कहाँ होते हैं जो मैं आराम से सो जाऊं। या तो एक काम खत्म होता है कि तभी दूसरा आ जाता है। नींद हराम पड़ी हुई है मेरी। अरे हमारे जमाने में तो ठंड में भी सुबह 4 बजे उठते थे और सारे काम निपटा लेते थे। हाँ हाँ,
इसे देख के तो लग ही रहा है। एक तेरा पति है जो नाइट शिफ्ट करता है, और एक तू है जो सुबह होते ही ठंड का रोना रोने लगती है। संजना कमला को कुछ भी नहीं कहती और वो अपने काम में लग जाती है। पहले ही ठंड की मार से संजना परेशान थी और अब तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। फिर रात के समय, ध्यान रखना बहू, रात में पानी जम जाता है, ढंग से सब देख लेना, और बिहान के जाने के बाद ही सोना। कहीं तेरी आंख लग गई तो दरवाजा खिड़की खुला छोड़ देगी तू। और ठंड के दिनों में तो बहुत चोरियां भी होती है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। दिन में भी काम और रात में भी काम, ठंड में शरीर जवाब दे जाता है। अगर तू इसी बात का राग अलापती रही तो अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाल पाएगी? निगोड़ी कही की। अब संजना चुप हो जाती है और ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काटने लगती हैं। संजना की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, इसीलिए वो परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। और मायके की रजाई में घुसते ही वो राहत की सांस लेती है। चलो, कम से कम यहाँ तो नींद आएगी। और अब मुझे समझ आया कि लड़कियां मायके जाने के लिए क्यों इतना तरसती हैं। ससुराल में तो नींद भी दुश्वार है, ऊपर से ठंड में ठंडे पानी से काम करो। भाई मायका ही मुझे प्यारा है। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने वाली हूँ। हाँ, उठाना मत मुझे। जब मैं खुद से उठूंगी तभी मेरी नींद पूरी हो जाएगी। संजना आराम से सोने लगती है कि तभी अचानक से बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिस कारण उसकी नींद टूट जाती है। कितना शोर हो रहा है! माँ, भाभी, बाबू को चुप करवाओ ना, मैं सो रही थी। अरे बच्चा है वो, रोएगा ही ना। तेरी भाभी बाबू को चुप करवा रही है और मुझे जरा बाहर जाना है। एक काम कर, तू सबके लिए खाना बना दे। अरे क्या माँ, आप भी, मैं मायके आई हूँ और हर रोज थोड़ी ना आती हूँ मैं यहाँ पर, तो थोड़ा तो आराम करने दो ना मुझे। अरे मायके आई है तो क्या हुआ, हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेगी क्या? दिख नहीं रहा क्या तुझे? सभी लोग काम में लगे हुए हैं और तू है कि आराम से पैर पसार कर सो रही है। चल काम कर। कितनी ठंड है यहाँ पर माँ, थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। देख बेटा, बहू को अभी अभी बच्चा हुआ है और अगर उसे ठंड लग गई ना तो बच्चे को भी ठंड लग सकती है। इसीलिए तुझे बोल रही हूँ। अब हर रोज थोड़ी ना तू मायके आती है, और अब जब तू आई है तो हमारी भी थोड़ी मदद कर देना। मुंह बनाकर संजना रसोई में चली जाती है। शादी के बाद ससुराल में आराम नहीं मिलता, ये बात तो मुझे समझ आ गई, पर अब तो यहाँ मुझे मायके में भी राहत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल, मायका और ये जालिम ठंड तीनों भी मेरी नींद की परीक्षा ले रहे हैं। 2 दिनों तक संजना अपने मायके में रुकती है, लेकिन मायके में शोर की वजह से संजना को ठीक से 2 घंटे की भी नींद नहीं मिल पाती और काम भी पहले से ज्यादा हो जाता है। अच्छी खासी ससुराल में थी मैं, मुझे वही रहना चाहिए था। यहाँ तो मेरा हाल और भी पूरा होता जा रहा है। फिर संजना अपनी माँ को बिना बाय बोले ही सामान बांधकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। अरे, तू तो ये कहकर गई थी ना कि तू वहां पर 1 महीने तक रुकेगी, लेकिन तू तो यहाँ 2 दिनों में ही आ गई। दरअसल माँ जी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और मेरा वहाँ मन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा सुन बहू, बिहान रात में 1 बजे के बाद ही जाता है, तो अब ना एक काम करियो, उसके लिए अलग से रात के 1 बजे ताज़ा और गर्म खाना बना दियो। पर माँ जी, जो खाना हमारे लिए बनता है वही खाना वो क्यों नहीं लेकर जा सकता? वो भी तो ताज़ा ही होता है ना। हाँ, ताज़ा तो होता है पर गर्म नहीं होता, और ठंड में ऐसा खाना खाया भी नहीं जाता। और बिहान बेचारा तो रात में इतना काम करता है, और ऐसे में अगर तू दोबारा खाना बनाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा ना। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरा और काम बढ़ा दिया। अब संजना दिन में काम खत्म करती है
और रात में भी उसे दो दो बार खाना बनाना पड़ता है, जिस वजह से संजना काफी थक जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ विहान, इस ठंड से, काम से और नींद से। माँ जी ने तो मेरा काम कितना बढ़ा दिया है। जब तुम ऑफिस के लिए निकलते हो तो मुझे तुम्हारे लिए गरम खाना बनाना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं संजना, तुम सो जाया करो। नहीं ना, सो ही तो नहीं सकती मैं, वरना माँ जी गुस्से में गरम तवे की तरह तपने लग जाएगी। अरे सच में बाबा, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे भी पता है कि ठंड है, और मैं नहीं सो पा रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे लिए परेशान रहो। तुम जल्दी सो जाया करो। और रही बात खाने की, तो मैं बाहर से खा लूंगा। और रही बात घर की सेफ्टी की, तो मैं गुड़िया को बोल दूंगा, वो ताला लगा देगी। विहान का इतना बोलने के बाद अब संजना आराम से रात में जल्दी सो जाती है। ऐसे 2 दिनों तक चलता है, और ये सब देखकर कमला को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है बहू? अरे मेरा बेचारा बेटा रात में नौकरी करता है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गई है, और तुझे अपनी नींद से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर माँ जी, विहान ने ही मुझसे कहा था कि मैं रात में जल्दी सो सकती हूँ, वो खाना बाहर से खा लेगा। अरे उसने कहा और तूने मान भी लिया। तुझे खुद नहीं दिखता क्या? तू अपने पति का खान पान भी नहीं देख सकती क्या? हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, अपनी नींद पूरी करने के लिए पति को भूखे पेट काम पर भेज रही है। कमला की ये बातें सुनकर संजना को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? बार बार आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे इस तरह परेशान देखकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? बार बार काम करके और ठंड की वजह से संजना वापस अपने मायके चली जाती है। अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटा। तेरी भाभी मायके गई है और यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, और सारे बर्तन गंदे भी पड़े हैं, तो उसे धोकर चाय बना दे सबके लिए। ये सब क्या चल रहा है माँ? कौन से लेबर? दरअसल बेटा, घर में रिनोवेशन का काम हो रहा है, और बहू भी नहीं है। अब बाबू को इस माहौल में तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए वो मायके चली गई है। चल बेटा, थोड़ा जल्दी कर। हाँ, चाय नहीं मिली तो काम शुरू नहीं होगा। फिर संजना जल्दी से चाय बनाती है, और रात के समय सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह तक संजना सो ही रही होती है कि तभी घंटा गाड़ी की आवाज से संजना की नींद टूट जाती है। ये कैसी आवाज है माँ? ये तो कूड़े वाले की गाड़ी आई है, और अच्छा हुआ जो तू जाग गई। अब जा, कूड़ा फेंक कर आ जा, वरना वो चली जाएगी। लेकिन ये गाड़ी कब से आने लगी माँ? 2 हफ्ते ही हो गए हैं बेटा। अब बातें ही करती रहेगी या जाएगी भी? और थोड़ी ही देर में लेबर भी आ जाएंगे, तो नहा धोकर तैयार हो जा। हे भगवान, यहाँ भी ठंड, शोर और नींद गायब। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। संजना का काम और बढ़ जाता है, और ये सब करके रात के समय संजना सो ही रही होती है। तभी वहां पर सरोज आती है। अरे संजना बेटा, जरा छत से कपड़े लेकर आओ ना। क्या कहीं चैन मिलेगा मुझे? यहाँ भी आपने मुझे 2 मिनट का आराम नहीं लेने दिया है। अरे आपकी बेटी मायके आई है, लेकिन आप हो कि अपनी बेटी से ही काम करवा रही हो। हाँ तो क्या हुआ बेटा, अब इतना सारा काम है, और अपने ही घर का काम है ना, और रिनोवेशन चल रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे नींद लेने के लिए मायके या ससुराल में जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर पूरी तरह से शांति हो, और फिर वहां पर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन मैं रजाई से बाहर निकलूं ही ना, और अपनी नींद आराम से पूरी करूं। देख बेटा, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, और अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू संन्यास ले लेना। वहां पर तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इतना सा काम किया नहीं कि नखरे दिखा रही है। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तेरे लिए नींद मिलना कितना जरूरी है, लेकिन अगर तू अपने सारे कामों को ठीक से करेगी
तो अपनी नींद के लिए भी तो समय निकाल पाएगी। और ऐसा तो नहीं है ना कि दिन के 24 घंटे तू बस काम पे काम ही करती रहती है। जरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल और बदलाव को अपना। अगर हर चीज में दिक्कत ढूंढती रहेगी तो तेरा हमेशा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर तू खुशी से रहेगी तब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद आप सही कह रही हो माँ। अब संजना जीवन जीने का तरीका और नजरिया बदल देती है और अपना जीवन खुशी से जीने लगती है। स्वाति की हाल ही में ऋषि के साथ शादी हुई होती है। ससुराल में सास दामिनी और ससुर भानु होते हैं। ऐसे ही एक रोज, ये लीजिए माँ जी पापा जी, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और पोहे। वैसे ऋषि ने नाश्ता किया कि नहीं? नहीं माँ जी, वो दरअसल आज ऑफिस में उन्हें जल्दी बुलाया था, इसलिए उसने कहा कि वो नाश्ता ऑफिस में ही कर लेगा। क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए वो बाहर नाश्ता क्यों करेगा? अगर वो बाहर जल्दी जाने वाला था तो तुम भी जल्दी उठ जाती ना और उसके लिए कुछ बना देती। वही तो, इस लड़के को भी 1000 बार समझाया है कि मेरे साथ बिजनेस पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, इसे अपने परिवार का बिजनेस संभालना ही नहीं और दूसरों के हाथ के नीचे जाकर नौकरी करनी है। लेकिन पापा जी, एक दिन अगर ऋषि अपने ऑफिस के कैंटीन में नाश्ता कर लेगा तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? इनफैक्ट उसने ही मुझे कहा था कि मैं सुबह जल्दी ना उठूं, वरना मैं तो 6:30 बजे उठकर उसे सब कुछ बना कर देती। अगली बार से ध्यान रखना। और हाँ, ये क्या पहना है तुमने? नई नवेली दुल्हन होकर भी तुम ये ड्रेस क्यों पहन रही हो, जबकि तुम्हें अपने ससुराल में अब रोजाना ही साड़ी पहननी चाहिए। लेकिन पापा जी, अब तो शादी को 1 हफ्ता हो गया है और रोजाना साड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। साड़ी में घर के सारे काम नहीं हो पाते, इसलिए प्लीज पापा जी, मुझे ड्रेस ही पहनने दीजिए। अरे पगला वगला गई हो क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है ससुराल, और यहाँ पर तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी, सिर्फ और सिर्फ साड़ी, समझी कि नहीं? लेकिन पापा जी, अरे तुझे समझ नहीं आया क्या? और इसे ससुर की बातों पर लेकिन वेकिन नहीं करते। जो इन्होंने कहा है वही कर। अब मैं भी शादी के बाद हर रोज साड़ी ही पहनती हूँ और मैंने भी साड़ी में ना जाने कितने सारे काम किए हैं, इसलिए ज्यादा बहाने मत बना। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मुझसे सच में साड़ी पहनी ही नहीं जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभार अगर कोई मेहमान आए या फिर कोई त्योहार त्योहार आ जाए तब मैं खुशी खुशी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन रोज रोज की बेसिस पर साड़ी पहनना, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर ये बात चाहे आप दोनों को बुरी लगे, लेकिन मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन सबसे जरूरी है। इतना कहकर स्वाति रसोई में चली जाती है। अरे ये अभी अभी क्या क्या बोलकर गई है? कुछ सिखाया नहीं क्या तुमने इसे? 1 हफ्ते से बहुत लाड़ प्यार कर रही थी ना, इसी डील का नतीजा है ये सब। अगर पहले दिन से ही इसे काबू में रखती तो ये सब कभी नहीं होता। देखिए जी, मैंने इस पर कोई लाड़ प्यार नहीं किया है। ये एक आज की लड़की है और देखा जाए तो उसका भी सही है। पहले पहले तो मुझे भी आपकी माँ जी पर बहुत गुस्सा आता था। क्या? हाँ, साड़ी में काम करना मतलब बहुत बड़ा संघर्ष करने जैसा होता है। और ये आजकल के जवान बच्चे, ये लोग कभी कभी के नाम पर साड़ी पहन लेते हैं और वही बहुत बड़ी बात है। अब आगे मैं क्या ही बोलूं, इस पर जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। अरे बकवास बंद करो अपनी, और अपनी बहू को जरा काबू में रखो, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा। चलो अब जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, आज मुझे घर पर जल्दी आना है। और बाकी घर वालों को भी बोल दो कि आज रात 9:30 बजे ग्रहण लगने वाला है। अरे क्या अभी, ये ग्रहण वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस अंधविश्वास होता है। नहीं दामिनी, ये सब कुछ एकदम सच होता है, और तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाति को बेकिंग का बहुत शौक होता है और उसने पढ़ाई के बाद बेकिंग पर बहुत काम भी किया होता है, और अब वो अपनी खुद की बेकरी खोलने जा रही होती है। वाह स्वाति, ये तो कमाल की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाइफी। थैंक यू सो मच ऋषि।
मैंने तो जगह भी ढूंढ ली है। 20,000 रुपये रेंट है वहां का। जानती हो कि शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में मैं अपने पैसे जोड़कर खुद की जगह खरीद ही लूंगी और वहीं पर अपनी बेकरी खोलूंगी। है ना एकदम बढ़िया आइडिया। तभी वहां पर दामिनी और भानु आते हैं। अरे क्या बातें चल रही है, बड़े खुश लग रहे हो तुम दोनों। हाँ माँ पापा, ये लीजिए, आप दोनों ये बढ़िया से कपकेक खाइए, स्वाति के सर्टिफिकेशन की खुशी में। क्या? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि स्वाति ने इंडिया के नंबर 1 बेकर के पास जाकर प्रोफेशनल बेकिंग सीख ली है और वो उस कोर्स में सबसे अव्वल आई है। और अब स्वाति एक ऑफिशियल बेकर बन चुकी है और अभी अपनी खुद की बेकरी चलाएगी। और आपको पता है पापा, इसने तो जगह भी ढूंढ ली। है ना एकदम बढ़िया खबर। नहीं, कोई बेकरी खोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर पैसे नहीं कमाती, वो तो बस चूल्हा चौका ही करती है। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि। तुझे अगर ये केक पेस्ट्री वगैरह बनाना है तो घर पर बना और खा ले, लेकिन बाहर जाकर बेकरी खोलकर ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इस बेवकूफ ने मेरी सुनी नहीं और ये नौकरी कर रहा है। और अब जब तुम बेकरी खोलकर अपना काम करोगी तो मेरी इज्जत और चली जाएगी। लेकिन पापा जी, आखिर ये कैसा रूल है? एक औरत काम करके पैसे क्यों नहीं कमा सकती? नहीं नहीं, मैं आपके तौर तरीकों को फॉलो नहीं करूंगी। मुझे बेकरी खोलनी है और मैं उसे खोलकर ही रहूंगी। बाहर जाकर ना सही तो घर पर ही केक्स बनाकर बेचूंगी, अपनी ऑनलाइन बेकरी चलाऊंगी, लेकिन मैं काम तो करके ही रहूंगी। ये क्या जिद है स्वाति? हमेशा मेरी बातों को ठुकरा कर अपनी ही मनमानी करती हो। अरे बेवकूफ हो क्या तुम? सॉरी पापा जी, लेकिन मैं अपनी लाइफ किसी के दबाव में नहीं जी सकती। मैंने इसके लिए ये शादी नहीं की थी। और अगर आप लोगों को एतराज है तो होने दीजिए, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। देख रहा है ना ऋषि, तेरी बीवी की जबान कैसे कैची की तरह चल रही है। जरा समझा उसे। पर पापा, स्वाति तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये काम करके 2 पैसे कमाएगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा। और ये तो आप दोनों की ही बातें मान रही हैं। बाहर जाने की जगह घर से ही काम करेगी ये, तो अब इसमें आपकी इज्जत कैसे चली जाएगी? भानु और दामिनी दोनों स्वाति को दबाव में नहीं रख पाते और वो अपनी ऑनलाइन बेकरी खोल देती हैं और घर से ही कपकेक और पेस्ट्री के ऑर्डर्स लेने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, ये लीजिए जी, आपका शर्ट। अरे ये क्या है दामिनी, तुम जरा दिमाग से पैदल हो क्या? तुम्हें मैंने कई बार कहा है कि जब भी मेरी कोई बड़ी मीटिंग होने वाली हो तब मुझे शुभ रंग वाले ही कपड़े दिया करो, लेकिन नहीं, तुम तो बस मुझे बुरे रंग के ही कपड़े देती हो। अब जाओ, जाकर वो वाला शर्ट दो मुझे, जो मुझे वो उत्तराखंड वाले बाबा ने दिया था। उसे पहनकर तो मेरे सारे काम शुभ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता जी, ये तो बस आपके मन का वहम है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपकी मीटिंग भी अच्छी जाएगी और डील भी पक्की होगी, क्योंकि आप उतनी मेहनत करते हो। लेकिन किसी शर्ट वर्ड से ये कुछ भी नहीं बदलने वाला। उस स्वाति के साथ रह रहकर तुम भी उसी की बोली बोलने लगी हो। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, क्योंकि मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो अपना ये ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। हे भगवान, इनका ये अंधविश्वास कहीं इन्हें किसी दिन डुबा ना दे। ऐसे ही एक दिन भानु के हाथ एक पोस्टर लगता है जिसमें वो एक विद्वान बाबा के बारे में पढ़ता है और वो उसके पास चला जाता है। बाबा, बाबा, मैंने आपके बारे में पोस्टर पर पढ़ा और आपके कहने के अनुसार ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जो एक व्यक्ति को अधिक से अधिक धनवान बना सकता है? बताइए ना बाबा, वो ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके बाद में बेहिसाब धन प्राप्त कर पाऊं? अवश्य बताऊंगा पुत्र। धन के अगणित लाभ के लिए तुम्हें हर रोज केवल साड़ी का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? मैं एक आदमी हूँ, तो एक आदमी होकर मैं साड़ी कैसे पहन सकता हूँ, वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में?
अगर धन प्राप्त करना है तो ये कार्य करना ही होगा, वरना जहाँ हो वही रह जाओगे। उसके आगे कुछ बढ़ाना है या नहीं? जी बाबा, बढ़ाना है। बाबा के कहने पर लालची और अंधविश्वासी भानु अब हर रोज साड़ी पहनने लगता है और उसे साड़ी में देखकर घर वाले एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। ए भगवान, आपने ये साड़ी क्यों पहनी है? हाँ पापा जी, कहीं आप में किसी पागल चुड़ैल की आत्मा तो नहीं घुसी ना? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। और अब से मैं घर पर ही रहूंगा और घर से ही अपना सारा कारोबार संभालूंगा और हर रोज 24 घंटे साड़ी ही पहनूंगा और तभी जाकर मैं सबसे अधिक धनवान हो पाऊंगा। और ये सब मुझे एक विद्वान बाबा ने बताया है, जिनके कारण कई लोगों के साथ चमत्कार हुआ है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? छोड़िए इस अंधविश्वास को। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप पहले इस साड़ी को निकालिए। अगर आपको किसी ने इस साड़ी में देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? कोई नहीं देखेगा मुझे, क्योंकि मैं घर के बाहर निकलूंगा ही नहीं। अरे क्या पापा जी आप भी? मुझे लगा था कि यह साड़ी पहनने का नियम सिर्फ औरतों के लिए ही था, लेकिन अब जब आपने ये साड़ी पहन ही ली है तो मैं ऋषि को भी बोल दूंगी पहनने के लिए। फिर उसके बाद हम सभी मिलकर मस्त गरबा खेलेंगे। अरे चुप रहो, ज्यादा मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ओए दामिनी, तुम भी चुप रहो। मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और जब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा तब हम अंबानी के घर से भी बड़े घर में रहेंगे और हमारा ही नाम होगा हर तरफ। देखना तुम। हे भगवान, अब इतना सब देख लिया, अब और क्या ही देखना रह गया है। साड़ी में चलते चलते भानु पूरी तरह मुंह के बल गिर जाता है। मर गया रे। लगी तो नहीं आपको? देखा पापा जी, कहा था ना मैंने आपको कि साड़ी पहनकर रहना किसी संघर्ष से कम नहीं है। और आप तो यहाँ पर पहले दिन ही चलते चलते मुंह के बल गिर पड़े। अब ना जाने आगे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे गिरोगे। अरे चुप हो जा स्वाति, ज्यादा बकवास मत कर और जाकर हमारे लिए चाय बना, बेवकूफ कहीं की। भानु के इस बर्ताव को देखकर दामिनी और ऋषि दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं। देखो ना माँ, मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो है कि अपने ही चला रहे हैं। वही तो। अरे उन्हें ऐसे साड़ी में देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसमें अजीब सा क्या लगना? अरे आपको तो उसमें खुश होना चाहिए ना। वो आपको साड़ी पहनने में कंपनी दे रहे हैं और वैसे भी उनकी लाइफ उनकी मर्जी, उन्हें जैसा रहना है वो वैसे रह सकते हैं। प्लीज स्वाति, ये सीरियस टॉपिक है, तो तुम अपना ये मस्ती मजाक बंद करो। ओके बाबा, जैसा तुम कहो। बाहर वाला अगर कोई घर आता तो वो भानु से नहीं मिलता और ना ही भानु घर के बाहर जाता। फिर एक दिन जब घर का दरवाजा गलती से खुला रह जाता है तभी घर में पड़ोसन सरला घुस जाती है और वो भानु को साड़ी पहने हुए देख लेती है। अल्लाह, ये क्या? अरे भानु भाई साहब, अब मर्द से औरत कब बन गए? वो शर्म के मारे भानु अपने कमरे में भाग जाता है। फिर बाद में, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या दामिनी? मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि दरवाजा दिन भर बंद रखा करो, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी तुमने दरवाजा खुला रखा। और अब वो सरला मोहल्ले में सबको बता देगी कि मैं घर में साड़ी पहन रहा हूँ। तो फिर किसने कहा आपको साड़ी पहनने के लिए? मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि ये सब मत कीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। चिल पापा जी, मैंने सरला काकी को समझा दिया है और वो आगे किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। और हाँ, ये आप जो कर रहे हो ना, वो सब मेरे प्लान के कारण ही कर रहे हो। मतलब ये है कि वो पोस्टर, वो बाबा, वो सब नकली था। उसे मैंने ही पैसे दिए थे कि वो आपको नाटक करके उल्लू बनाए। और ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपका अंधविश्वास खत्म हो जाए। और साथ ही आपको ये एहसास दिलाना था कि एक औरत को साड़ी में 24 घंटे रहना कितना मुश्किल हो सकता है।
और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी ढोंगी बाबा के कहने पर कुछ भी कर बैठते हो तो क्या हो जाता है। विश्वास सही है, लेकिन अंधविश्वास गलत है। तुमने ये प्लान बनाकर बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इस बात से एक अच्छा सबक मिल गया है। मुझे माफ कर दो बहू। एक औरत को साड़ी में कितनी दिक्कत हो सकती है ये बात मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। पर अब से मैं इन अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानूंगा। और तुम दोनों पर साड़ी पहनने के लिए कोई जबरदस्ती भी नहीं होगी। शुक्रिया बेटा, जो तुम्हारे कारण मेरी सोच बदली। इस तरह अंत में भानु साड़ी पहनना बंद कर देता है। साथ में लालच करना छोड़कर वो सबके साथ अच्छे से पेश आता है, जिस कारण वो सबके साथ खुशी से रहने लगता है। ज्योति एक मिडिल क्लास घर की लड़की होती है, जिसकी शादी एक अपर मिडिल क्लास परिवार में होती है। एक रोज, अरे ये क्या ज्योति, तूने इतना सा ही खाना क्यों बनाया है भला? इतना सा ही कहाँ पर है माँ जी? अब हमारे घर में भंडारा थोड़ी ना लगाना है। एक सब्जी, दाल, चावल और सबके लिए दो दो रोटियां बनाई है मैंने। लेकिन बहू, तेरे यहाँ पर आने से पहले मैं हर रोज एक्स्ट्रा खाना बनाया करती थी, लेकिन तूने तो एकदम नाप तोल कर बनाया है सब कुछ। अब सभी लोग दो दो रोटियां ही खाएंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है। कभी कभार तेरे बाबूजी को ज्यादा भूख लगी हो तो वो 3 रोटियां भी खा लेते हैं। और तो और मेरे बिट्टू को तो 2 लोगों की भूख के बराबर चावल लगता है। लेकिन अब तू ही देख, कितने से चावल बनाए हैं तूने? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैंने अलग अलग व्यंजन बनाए हैं। रात का बचा हुआ भी पुलाव पड़ा है, तो उसे ओवन में गरम करके खा लेंगे ना। वैसी बात नहीं है बहू। देख, घर में हमेशा एक्स्ट्रा खाना बनकर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि घर पर कोई भी मेहमान आ सकता है। और कभी कोई भिखारी या फिर कोई जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर आ गया तो उन्हें देने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत खाना तो होना चाहिए ना। जी माँ जी, लेकिन वो हर रोज थोड़ी ना आएंगे हमारे घर पर, और ऐसे उनके लिए हम खाना बनाते रहे तो सारा का सारा खाना वेस्ट होता रहेगा ना। अन्न का अनादर करना बिल्कुल पाप के समान है। और मैं मानती हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम खुद भी खा सके और दूसरों का भी पेट भर सके। लेकिन हमें इस तरह से राशन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तभी वहां पर परिमल आता है। अरे सरला, एक प्रकार से ज्योति बहुत सही तो कह रही है। वो हमारे पैसों की बचत के बारे में ही सोच रही है, तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? और माँ जी, अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आ गया या फिर कोई जरूरतमंद भी हमारे दरवाजे पर आ गया तो मैं झट से उनके लिए कुछ पका दूंगी। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए माँ जी। अरे लेकिन जाने दो, लेकिन याद से पका देना। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ज्योति खाने के पदार्थ भी कम बनाने लगती है, जिस कारण घर वालों का पेट भर ही नहीं पाता। देखा, कहा था ना मैंने तुझे, खाना कम बनाने पर पेट नहीं भर पाता। आज मेरे बिट्टू को एक और पराठा खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो खा ही नहीं पाया। पर माँ जी, एक्स्ट्रा खाना बनाने से खाना कभी कभी वेस्ट भी हो सकता है ना, इसलिए मैं ज्यादा खाना बनाती ही नहीं। प्लीज बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे पर देखिए माँ जी, अगर अंशुल को एक्स्ट्रा पराठा खाने की इतनी ही इच्छा थी तो आप ही उसे बनाकर दे देती ना। पराठे का मसाला मैंने फ्रिज में ही रखा था, आटा भी गूंदा हुआ था, तो आपको उसे बनाकर देने में क्या दिक्कत हो रही थी? अरे मैंने उसे पूछा था, लेकिन वो जल्दी में था। उसके ऑफिस में कुछ जरूरी प्रोग्राम है आज, इसीलिए उसने मुझे बनाने के लिए मना कर दिया। और वही तो मैं कह रही हूँ, अगर तू पहले से ही गिन चुनकर बनाने की जगह पर 1-2 पराठे एक्स्ट्रा के बनाकर भी रख देगी तो मैं उसे 1 मिनट में ओवन में गर्म करके दे सकती थी। लेकिन नहीं, उससे तो वो भी नहीं होता। ज्योति को इतना समझाने के बावजूद भी वो अपनी कम खाना बनाने की आदत बंद ही नहीं करती। ऐसे ही एक दिन जब वो सभी लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, तभी, अरे वाह, मैं तो ये जंबो बर्गर भी खाऊंगी,
और यहाँ का स्पेशल चीज केक भी। कमाल है बहू। वैसे तो तू घर में कितनी बचत के बारे में सोचती रहती है और यहाँ पर आकर तो इतना सब खा रही है। हाँ तो अब मैं ये सब भी ना खाऊं क्या? ठीक है माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे, मैं कुछ ज्यादा ही फैल गई। एक काम करो अंशुल, तुम कुछ ऑर्डर ही मत करो, जो कुछ बचा कुचा रहेगा मैं वही खा लूंगी। अरे क्या तुम भी ज्योति, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ के कहने का मतलब वो नहीं था जैसे तुम समझ रही हो। नहीं अंशुल, अब रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहू, ज्यादा नाटक मत कर। और मैंने तुझे कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अरे तुझे जितना खाना है तो खा सकती है, लेकिन मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू घर में भी ऐसी ही ज्यादा मात्रा में खाना बनाएगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये क्या चल रहा है सरला? अब तुम यहाँ पर शुरू मत हो जाओ, बहू को जरा चैन से खाने दो। देखिए परिमल जी, मैं कुछ शुरू नहीं हो रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ। बस सरला, इन सब के बारे में घर जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी शांति से खाना खा लेते हैं। इस तरह से परिमल सरला को चुप करा देता है। फिर एक दिन जब अचानक से दरवाजे पर एक भिखारी आता है, तभी सरला मौसी, हमेशा जब भी मैं इस गली से होकर गुजरता हूँ तब आप मुझे अच्छा खाना देती हो, वरना बाहर के लोग तो हम जैसे भिखारियों को बासी या गंदा खाना ही देते हैं। तो आज आपने क्या बनाया है? 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है मौसी। हे भगवान, माफ करना बेटा, आज दोपहर में जितना खाना बनाया था वो अब सब खत्म हो चुका है। अरे नहीं, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था आपके दरवाजे पर। हमें तो मंदिर में भी कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, भंडारे में बस उन्हीं को खाना दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को तो दूर से ही भगाया जाता है। रुक जा, मुझे बस 2 मिनट दे दे, मैं अब भी कुछ लेकर आती हूँ। ये ज्योति भी बाहर चली गई है। 1000 बार कह चुकी हूँ मैं उससे कि एक्स्ट्रा का खाना बनाया कर, लेकिन आज उसकी इसी गंदी आदत के कारण मुझे इस बेचारे जरूरतमंद को भूखे पेट जाने देना होगा। फिर सरला रसोई में पड़े कुछ फरसान और बिस्किट पैक करती है और वो उसे उस भिखारी को दे देती है। मैं तुझसे फिर से माफी मांगती हूँ बेटा, लेकिन आज एक्स्ट्रा का खाना बना ही नहीं था, इसीलिए मैं तुझे ये थोड़ा बहुत नाश्ता दे रही हूँ। और ये 200 रुपए भी रख ले, अच्छी जगह जाकर कुछ अच्छा सा खा लेना। माफी मत मांगिए मौसी, आपने मुझे इतना सब दिया, वही बहुत है मेरे लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। आता हूँ मौसी। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना, और अगली बार अगर आएगा तब मैं तुझे पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। फिर बाद में, क्या? और नहीं तो क्या, तेरे कारण आज मुझे कितना दुख हो रहा है। वो लड़का हर 15 दिनों में इस गली की फेरी लगाता है और मैं उसे पेट भरकर खाना भी देती हूँ, लेकिन आज पहली बार तेरे कारण मुझे उसे भूखे पेट भेजना पड़ा। ओफो माँ जी, अब मुझे क्या पता था कि वो लड़का यहाँ पर आने वाला है, और अगर पता होता तो मैं पहले ही बना देती ना। अरे तुझे मैंने कई बार कहा था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। माँ जी, मुझे बाहर के काम भी थे ना, अब मैं अकेले क्या क्या करूं भला? और अगर इतना ही है तो आधे काम आप ही कर लिया करो। और वैसे भी मेरे आने से पहले तो सारे काम आप ही किया करती थी ना, तो अब क्या हो गया? क्योंकि तभी तू नहीं थी और अब मेरी उम्र हो चली है, और इस घर की बहू होने के नाते ये सब करना तेरी जिम्मेदारी है। देखिए माँ जी, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं आपकी तरह इतनी जल्दी जल्दी सारे काम एक साथ नहीं कर पाती। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। अरे तुझे यहाँ पर आए कितना समय बीत गया है, तो और कितना समय चाहिए तुझे? और ऐसा कौन सा काम सीखना है तुझे? 4 रोटियां एक्स्ट्रा की बनानी है और बाकी के व्यंजनों की मात्रा बढ़ानी है बस। अब इसमें भी तुझे क्या सीखना है? और
माँ जी, मैं एक मिडिल क्लास घराने से आई हूँ और मुझे इस तरह अन्न का अनादर करके पाप अपने सर पर नहीं लेना है। इसलिए मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। आपको अगर एक्स्ट्रा का खाना चाहिए तो आप उसे खुद ही बना लीजिए। अरे पर सरला को सुनाकर ज्योति वहां से चली जाती है, लेकिन वो परिमल और अंशुल के सामने सरला के साथ अच्छे से पेश आती है। देखो सरला, कल के खाने में सारे पकवान एकदम बेहतरीन बनने चाहिए। मेरे खास मेहमान आने वाले हैं कल। जी परिमल जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। और ज्योति, सुन रही है ना तू? कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए ढेर सारा खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। देखो बहू, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। मेहमान उंगली चाटते रह जाए ऐसा खाना बनाना। हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैं समझ गई पापा जी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इन सब का उल्टा ही होता है। ज्योति हमेशा की तरह नियमित रूप से ही खाना बनाती है, जिसके चलते मेहमानों के लिए खाना कम पड़ जाता है, जिस कारण घर वालों की एक तरह से बेइज्जती हो जाती है। हर बार सरला तुम्हें डांटती रहती है, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा बचाव करता रहा, पर अब और नहीं। देखो ज्योति, तुम्हारे कारण आज पहली बार हमारे घर आए मेहमानों को खाना कम पड़ गया, लेकिन ऐसा और बिल्कुल नहीं चलेगा। अब से तुम हर रोज खाना एक्स्ट्रा का बनाओगी, फिर चाहे वो खाना बांटना ही क्यों ना पड़े, या फिर वो खाना हम सब मिलकर खाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ खाना बनाने से मतलब होना चाहिए, और अब मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा। एकदम सही कहा परिमल जी ने। अरे ये बचत करना वगैरह ये सब इसकी नौटंकी है। असल बात तो ये है कि इसे ज्यादा खाना बनाने में आलस आता है। लेकिन अब से ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुझे अपना बहुधर्म निभाना ही होगा और इस घर के तौर तरीकों का पालन भी करना होगा। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं कोई आलस नहीं कर रही थी। मैं तो बस राशन की बर्बादी नहीं चाहती थी। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है, और इसीलिए मैं खाना कम बनाया करती थी। खैर, अब आप लोगों ने मुझे जैसा आदेश दिया है, मैं उसका पालन जरूर करूंगी। आखिरकार आप लोग मेरे सास ससुर हो, तो मैं आपकी बातों को कैसे टाल सकती हूँ। फिर उस दिन के बाद से ज्योति हर रोज 2 प्रकार की सब्जियां, ढेर सारी रोटियां, 2 प्रकार की दाल और चावल और मीठे पकवान बनाया करती है। और इतना सब खाना खत्म करते करते घर वालों का पेट फूलने लगता है। हे भगवान, अब ये गुलाब जामुन भी बाकी है। ना बाबा ना, मैं तो ये बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरा तो पेट आज फटकर ही रहेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो अंशुल? चलो जल्दी से खाओ, ये गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। माँ जी, बाऊ जी, आप तो न भी लीजिए ना, ये पाइनएप्पल का हलवा भी बनाया है मैंने। अरे नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। हाँ बहू, हम इतना सब नहीं खा पाएंगे। ओफो बाऊ जी, अगर आप ही ये खाना नहीं खाओगे तो ये सारा खाना फेंकने में चला जाएगा। अब चलिए जल्दी से खत्म कीजिए। फिर खाने के बाद मैंने काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम भी बनाई है, वो भी चटनी है आप लोगों को। क्या? अब ज्योति जानबूझकर हद से ज्यादा खाना बनाने लगती है और वो खाना वो बाहर गरीबों में भी बांटने लगती है, जिस कारण अब उसके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। ये भगवान, ये बहू क्या कर रही है सरला? अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म कर देगी ये। मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब हम लोग इसे ज्यादा खाना बनाने के लिए बोलते रहते थे, तब ये मोहतरमा खाना कम बनाती थी, पर अब जब ये ज्यादा खाना बनाने लगी है तो ये तो हद से ज्यादा खाना बना रही है। दिन ब दिन ये तो हद पार करती जा रही है। जब वो लोग उसे डांटने जाते हैं तभी, अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? अब आपने ही तो कहा था ना मुझे कि हमें गरीबों को खाना देते रहना चाहिए, और आपके दरवाजे पर हर 15 दिन में जरूरतमंद गरीब लोग खाना मांगने आते हैं, और इसीलिए मैंने आपकी बात का मान रखा
और वही तो कर रही हूँ मैं। अरे लेकिन इतना बेहिसाब माल कौन रखता है? तू अगर पूरे गांव को खाना बांट देगी तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? माफ करना माँ जी, लेकिन मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे करने के लिए कहा है। ज्योति की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन, आज तो मैं 15 नहीं 40 रोटियां बनाऊंगी, और जब ये सारा खाना फेंकने में जाएगा तभी इन्हें पता चलेगा, और फिर ये लोग अपनी औकात में आकर फिर से मुझे नियमित रूप से ही खाना बनाने के लिए कहेंगे। तब भी मैं सोचूं कि तू अचानक से इतनी कैसे बदल गई? तो तू ये सब को जानबूझकर कर रही थी ताकि हम तुझे थक हार कर ये सब बंद करके फिर से पहले जैसा कम खाना बनाने के लिए कह सके। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो। अरे चुप हो जा, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी ज्योति। पता नहीं था मुझे कि तेरे इस मासूम सूरत के पीछे इतनी चालाकी छुपी हुई है। रुक जा, अभी तेरे बाबूजी और पति को बताती हूँ। अरे नहीं माँ जी, उनसे कुछ भी मत कहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, और सच कहूँ माँ जी तो मुझे इतना सारा काम करने में आलस आ रहा था, इसलिए मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी और बस अपना ही चलाती रही। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन आज के बाद मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आप जितना कहोगे मैं उतना ही खाना बनाऊंगी और उसमें कोई ड्रामा नहीं करूंगी। मैं तुझ पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए ना माँ जी, हर किसी को सुधरने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए ना। प्लीज माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने आप में अच्छा बदलाव लाकर ही रहूंगी, पक्का माँ जी। लेकिन मुझे बस एक मौका दीजिए। ज्योति के कई बार कहने पर सरला उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने स्वभाव और हरकतों में अच्छा बदलाव लाने लगती है, जिस कारण घर के सभी लोग उस पर खुश रहने लगते हैं।